अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि कोई छोटे जगह से कोई गरीब व्यक्ति जो है वो अमेरिका पहुंच सकता है, या क्या वो अपने सपने या अपना उद्देश्य हासिल कर सकता है? अंग्रेज़ी नहीं आती है और कई तरीक़ों की दिक्कतें हैं और आपको लगता है कि इस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता है, तो आज के इस वीडियो को ज़रूर देखना दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में हमारा एक दोस्त आशीष महाराष्ट्र के एक छोटे से झोपड़पट्टी से निकलकर यहाँ दुनिया के सबसे बड़े शहर के सबसे महंगे इलाके में, तो आशीष कैसे यहाँ तक पहुँचा, उसकी यात्रा कैसी थी, उसने क्या संघर्ष किया जब उसको अंग्रेज़ी नहीं आता था, कैसे काम ढूंढा। तो चलिए फिर जुड़ते हैं एक कहानी और संघर्ष। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वैसे अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ और यहाँ अमेरिका से अमेरिका कैसे आ सकते हैं, यहाँ के वीज़ा, जॉब्स या किसी भी तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और जो आम लोग होते हैं यहाँ अमेरिका जो पहुँचे हैं, जो आम ज़िंदगी से संघर्ष करते हुए, उनकी कहानियों को आपके साथ शेयर करने का कोशिश करता हूँ, जिससे आप भी वो मेहनत कर सके, वो जुड़ाव महसूस कर सके और आप लोग भी मेहनत करके थोड़ा बहुत उनसे इंस्पायर होके अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो वेलकम टू माय चैनल। अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जुड़ते हुए जाना चैनल से। तो पिछले बार हमने शुभम से और प्रदीप से भी बात की थी, लंबी बातचीत की थी उनकी यात्रा के बारे में कि कैसे उनका सफ़र रहा था यहाँ तक पहुँचने का। तो वो सारा डिटेल हम नहीं करेंगे अभी आज के इस वीडियो में। तो इस बार इस वीडियो में हम आशीष की यात्रा के बारे में जानेंगे। छोटे मोटे जो कठिनाइयाँ आते हैं उन्हीं चीज़ों पे, जो प्रैक्टिकल सेंस है उस पर फोकस करेंगे। तो ठीक है आशीष, अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताओ कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ से हो। आई नो कि हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी कहानियाँ होंगी, लेकिन जो भी है जितना तुम कंफर्टेबल लगे, जितना तुम बता सकते हो। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसे था, तुम किस तरीके के मीडियम में पढ़े थे? वो मैं वहाँ पर पैदा हुआ और वहीं पर पला बड़ा। वहीं पर मैंने अपना एलिमेंट्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल ख़त्म किया, हाई स्कूल भी, और उसी शहर में मैंने अपना बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल गए थे कि हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम? नहीं, मेरा स्कूल मराठी मीडियम का था। मराठी मीडियम? हाँ, कहाँ तक? पूरा अराउंड 10 तक मेरा मराठी मीडियम में एजुकेशन हुआ है। अच्छा, ये कमाल की बात है, क्योंकि बहुत लोग ये पूछते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये कितना मुश्किल है ऐसे? तो मेरा भी यही एक सवाल था जब मैं यहाँ पर आया था यूएस में, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा था एंड मैं टैक्सी पकड़ी। तो मेरी इंग्लिश इतनी ख़राब थी कि मैं वो टैक्सी वाले के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा था। एंड उसको मैंने वही सवाल पूछा कि, एंड वो मुझे नियरली देसी दिख रहा था, इंडियन। सो मैंने उससे यही पूछा कि डायरेक्टली हिंदी में कि भैया आप इंडिया से हो क्या, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं बात करनी जब रही है। तो वो बोले कि मैं पाकिस्तान से हूँ। एंड आफ्टर दैट मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब ये लड़का सिर्फ टैक्सी चला रहा है, ये इंग्लिश बोल सकता है, हम क्यों नहीं बोल सकते, हम तो पढ़े लिखे। तब मैंने उससे यही सवाल पूछा कि भैया इंग्लिश यहाँ पर कहाँ सीखनी पड़ेगी, ये बहुत टफ है, यहाँ लोग एक्सेंट में बात करते, ये करते वो करते। बट ही सेज द सेम थिंग कि तुम कुछ दिन गुजारो यहाँ पर लोगों के बीच में, अपने आप आने लगेगी। इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सराउंडिंग में वैसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें इंग्लिश का यूज़ करना पड़े। तो मैं भी वही बताते रहता हूँ जब भी, मतलब जो दोस्त लोग जुड़ते हैं उनको। मैं खुद हिंदी मीडियम कर रहा हूँ, मेरे मन में भी वही डर था। आशीष भाई भी बता रहा था कि उसने पहली बार, आपने सुना कि यहाँ पर आया था तभी उसने अंग्रेजी बोलना शुरू किया। पढ़ना लिखना समझना तो आ ही जाता है, मतलब इंग्लिश मीडियम थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ोगे फिर भी। तो मुझे लगता है ये इस चीज़ को दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर आपको नहीं बोलना आता है, क्योंकि मैं बार बार बताते रहता हूँ कि इंग्लिश सरल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी जैसे कि आपने कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद कितना मैटर करता है काम पाने के लिए कि आपका नंबर अच्छा हो, या कितना मुश्किल है काम मिलना आईटी की दुनिया में? तो मेरा नंबर कम था। नंबर एक्चुअली मैटर ही नहीं करता यहाँ पर। मेरा स्किल्स उनको पसंद था। हाँ। बड़ी कंपनी सबको स्किल्स ही चाहिए रहते हैं। आप बता रहे थे कि आपने कॉलेज किया, कॉलेज में आपको 1 लाख की सैलरी मिली, 5-8 हज़ार से सीधा 1 लाख की सैलरी। हाँ। बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी किसी के लिए भी। वो तो शायद शहर में भी बहुत बड़ा रकम है शायद एक तरीके से। आपका घर कैसे था ये बताना, कितने लोग रहते थे या फिर कितना बड़ा घर था? हमारा घर स्लम में था पहले तो। हाँ, छोटा सा घर था। स्लम मतलब झोपड़पट्टी? हाँ, झोपड़पट्टी में छोटा सा घर था और 600 स्क्वायर फीट में घर था हमारा पूरा। और वो अभी स्लम के घर कैसे रहते हैं, सामने छोटा सा रोड है टूटा फूटा, उसमें से नालियाँ छोटी छोटी बह रही है पानी की। हाँ, हाँ, हाँ। वैसा ही घर था हमारा, मिट्टी का घर था। हाँ। बचपन में वो
गोबर उठा के लाने का हमारा काम था, हाँ। ताकि वो लिपा पुताई कर सके। मेरी माँ भी वही करती थी। हाँ हाँ। वो चूने का ये मारने का काम। बट वैसा ही जैसा मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों का स्लम का घर रहता है, बस सेम वैसा ही मेरा भी था, छोटा सा घर था एक। अभी भी वही घर है मेरा, समझ गया। जस्ट अभी उसको कंक्रीट का बनाया, बट स्लम में ही है अभी। बन गया है कि बन रहा है? नहीं, बना दिया है। बना दिया, ठीक है। तो फिर जैसे आप काम कर रहे थे, कितना आपने उस 1 लाख वाला जॉब को कितना दिन किया, और फिर कब आपको पहली बार लगा कि अब मुझे मास्टर करने अमेरिका जाना है, या कैसे पता चला हायर एजुकेशन के बारे में? उसके 2-3 महीने में लग गया। हाँ। बिकॉज क्या हुआ कि अब जब मैं कंपनी में गया, मुझे उसके पहले से ही मास्टर्स करने थे, मुझे पहले से ही दिमाग में था, बट वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पुल कर गया। बिकॉज क्या होता था कि उस कंपनी में, वो बड़ी कंपनी थी, तो हमारे साथ फॉरेनर्स भी रहते थे काम करने वाले। तो कैसा है कि इसके पहले कभी फॉरेनर्स मतलब देखो तो हमें ऐसा लगता था बाप रे बड़ा आदमी है, रईस आदमी है ना। तो हमारे माइंड में वैसा ही है कि अमेरिकन्स है तो बड़े हैं। सो वहाँ पर जब मैं उनके साथ काम करने लगा, देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, हमें मतलब इनका जो लाइफ है, इनका जो थिंकिंग है वो बहुत डिफरेंट है हमसे। वो मतलब ये लोग, हम लोग प्रेशर में सोचते हैं, ये लोग फ्री फ्रैंकली सोचते हैं, ये लोग प्रेशर में नहीं सोचते। एंड ये लोगों का एजुकेशन इस तरीके से हुआ गया है कि इनमें पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा ठूसा गया। तो उनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा थी। हम ये सोचते थे कि पेन और पेपर लेंगे और फिर फार्मूले बना के हम प्रूव कर पाएंगे। वो ये सोचते थे कि बाहर के वर्ल्ड में इसको कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग सोचते थे हमने कभी ऐसा किया है। उसका प्लानिंग मैं पहले से ही कर रहा था, बट दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट, एंड देन आई थॉट नाउ इट्स टाइम टू गो। तो एग्ज़ाम वगैरह के बारे में कैसे पता चला? ये नो लाइक इतने सारे इसमें प्रोसेस हैं, इतने सारे स्टेप्स हैं। इसका प्रोसेस मेरा पहले ही शुरू हो गया था एक्चुअली। मैं जब स्टार्टअप में कर रहा था तभी मेरा उसका शुरू हो गया था। मैंने हाथ पाँव मारना शुरू कर दिया था। तो मैंने रीच आउट किया लोगों को, और उससे मेरे को पता चला कि ऐसा एग्ज़ाम रहता है, ये रहता है, वो रहता है। एंड देन बहुत सारी किसी ऑर्गेनाइजेशन से पता चला आपका कि कंसल्टेंसी कंपनी? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब ये बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सबसे पहले क्या करें, कैसे पता चला? सबसे द बेस्ट वे इज एन इंटरनेट फर्स्ट। अभी तो रेडिट पर जीआरई के ग्रुप्स है, फेसबुक पर जीआरई के ग्रुप्स है। तुम जस्ट उसमें जाओ, ज्वाइन करो, और तुम्हारा सवाल पूछो। 100 लोग यहाँ पर आंसर देने वाले, 100 लोग तुमको चीज़ें बताने वाले। अच्छा। कि यहाँ पर ऐसा करो या वहाँ पर वैसा करो। तो हमें भी पहले पता नहीं था, तो मुझे भी ऑर्गेनाइजेशंस थी 1-2 जिनको मैंने अप्रोच किया, एंड धीरे धीरे पता चलते गए। एंड देन आई रियलाइज, बट इसमें बहुत बार मैं डिमोटिवेट भी हुआ, क्योंकि हमारा मेजर डिमोटिवेशन का पार्ट रहता है फीस, कि हम इतनी फीस लाए कहाँ से। जीआरई की खुद की फीस महंगी है, मैट की, IELTS की खुद की फीस महंगी है, वीज़ा की फीस है, फिर कॉलेज के एजुकेशन की फीस है। बट स्टिल मेरे माइंड में था कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा, कोशिश तो करके देखते हैं, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, कोशिश। तो बस वो करते गया। एंड देन बस ये था दिमाग में कि जैसा अब तक मैंने, जैसा इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर के वजह से मेरा वो फीस माफ़ हो गया, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं जीआरई में अच्छा स्कोर लाऊंगा ना, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। सो मैंने बहुत मेहनत करके अच्छा स्कोर लाया। मेरा मैथ्स में ही 169 था आउट ऑफ 170। अच्छा, अरे वाह। जीआरई की तैयारी कैसे की थी? या अब मैं पूछ रहा था कि यहाँ एडमिशन पाने के लिए जीआरई में कितना ज़रूरी होता है जीआरई, या सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे अगर कोई विदेश आने के बारे में सोच रहा है, किसी भी देश जाने में, मान लो अमेरिका आने के बारे में, सबसे पहले एग्ज़ाम के तौर पर प्रैक्टिकल सेंस में क्या करना होता है? क्या चीज़ की तैयारी, और कितना महीना पहले? सबसे पहले तो तुम्हें जीआरई और तुम्हारा पहले प्रोग्राम ढूंढना है कि तुमको करना क्या है बेसिकली। और उस करने में जब तुम वो ढूंढते हो प्रोग्राम, तो ज़रूरी नहीं है उस प्रोग्राम को जीआरई लग रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको जीआरई नहीं लगता। सो इट्स यूजलेस कि अगर तुम जीआरई दे रहे हो एंड देन उस प्रोग्राम को अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उसका स्कोर उसको लगता ही नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना कि तुमको करना क्या है। आफ्टर दैट ये डिसाइड करना कि तुमको किस कंट्री में जाना है। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है। हर कंट्री में किसी में टोफेल लगता है, किसी में IELTS लगता है। तो अमेरिका की ही हम बात करें, बेसिकली अगर अमेरिका में आना है तो उस जो भी प्रोग्राम तुमको चाहिए उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और उनका रिक्वायरमेंट चेक कीजिए। अगर उसमें जीआरई है देन प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जीआरई का, क्योंकि लिटरेचर या ऐसे जो होते हैं उनमें IELTS सिर्फ लगता है, टोफेल लगता है, और उनमें जीआरई नहीं लगता। सो
वो पहले चेक करे और उसके बाद में GRE का प्रिपरेशन करे। GRE का प्रिपरेशन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज किसी को बहुत अच्छा इंग्लिश आता है तो उसका प्रिपरेशन जल्दी हो जाएगा। तो आपने जब यहाँ की यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लिया, आपको एडमिशन मिल गया, उन्होंने बता दिया कि भाई आशीष आपको एडमिशन मिल चुका है, अब उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? कैसे वो वीज़ा मिलता है और कौन सा वीज़ा मिलता है? क्योंकि J1 एक वीज़ा होता है, एक F1 स्टूडेंट वीज़ा होता है, तो कौन सा ज़्यादा बेटर है ये बताना। और आपको कितना समय लगता है, कितना, या कौन वीज़ा के लिए अप्लाई करता है? आप खुद को करना पड़ता है या यूनिवर्सिटी करती है? सो ऐसा होता है कि आफ्टर यू गेट दैट एडमिशन लेटर तुम्हें फंडिंग शो करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को, दैट 1 साल की यूनिवर्सिटी जनरली मास्टर्स मैंने किया था वो 2 साल का था, उसमें तुम्हें ये शो करना पड़ता है दैट यू आर कैपेबल टू पे 1 ईयर फी ओनली। तो जो भी तुम्हारा 1 ईयर का फी होगा वो शो करना पड़ता है कि 1 साल का पैसा आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, फंडिंग कहाँ जा रही है, सिर्फ वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट शो करना पड़ता है। हाँ, तो वो तुमने शो कर दिए। क्या लोन का ऑप्शन रहता है जो गरीब लोग हैं उनके लिए? क्या वो इस बेसिस पे कि भाई उनको मान लो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, फलाना यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल चुका है, एडमिशन लेटर उनके पास है, उस बेसिस पे क्या वो बैंक से लोन ले सकते हैं? हाँ, वो बैंक से लोन ले सकते हैं, बट उसका एक अमाउंट होता है कि अगर अमाउंट छोटा है तो बैंक लोन देगा, अगर अमाउंट बड़ा है कितना है रफली पता है क्या आपको? नहीं, उतना नहीं। ठीक है, बट अगर बड़ा अमाउंट है, जैसा NYU का फीस काफ़ी बड़ा है, अराउंड 80 लाख रुपीज़ है पर साल का? नहीं, वो 2 साल का। 2 साल का, ठीक है। बट अगर तुम 1 साल का लोन दिखाना है तुमको तो 40 लाख दिखाना पड़ेगा। हाँ। अब 40 लाख का लोन अगर तुम बैंक से मांगने जाओगे तो वो तुमको मॉर्गेज मांगेगा। हाँ। बट ऑन द कंट्री, जैसा मैंने कहा, छोटी यूनिवर्सिटी है, हाँ। उसका फीस ही 12 लाख है। हाँ। उसमें से तुम अगर 4 लाख का भी लोन लेके दिखाते हो, 4 लाख के लिए बैंक तुमसे मॉर्गेज नहीं मांगेगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि तुम्हारे पास एडमिशन लेटर है यूनिवर्सिटी का। हाँ। तो उस केस में मे बी वो तुमको मॉर्गेज के अलावा तुमको लोन दे दे। तो जितना छोटा अमाउंट है उतना तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल है। समझ गया। लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल था जॉब पाना? क्योंकि मास्टर करने के बाद बहुत लोगों को डर ये रहता है, क्या हमने 80 लाख खर्चा किया, मान लो लोन लिया, मान लो स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो फिर क्या जॉब पक्का मिलेगा? कितने चांसेस है मिलने के, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। देखो क्या होता है कि हम जब पैसा फूक कर आते हैं यहाँ पर, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मेरा एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जिसको जॉब लगा नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम उस वे में थिंकिंग शुरू कर देते हैं हमारे फर्स्ट ईयर से ही, कि हम पढ़ाई तो कर रहे बट हमारे ऊपर कर्जा भी हो जो हमको चुकाना है, तो हमको जॉब चाहिए। तो हम फर्स्ट ईयर से ही हाथ पांव मारना शुरू कर देते हैं। और जब तुम्हारे पास 2 साल है एक जॉब लेने के लिए, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें जॉब नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन लोगों का ये सवाल रहता है आशीष कि चूंकि इंडिया में पूरा सिस्टम ऐसा है ना, कि मैं ये बताते रहता हूँ कि यहाँ आपको कई बार पढ़ते पढ़ते ही जॉब का ऑफर मिल जाता है। लेकिन वो क्या सही में मिलता है या ऐसे ही हवा में है? नहीं, मिलता है। उसे इंटर्नशिप बोलते हैं पहले तो तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाती है, भले ही छोटी कंपनी में मिले, बड़ी कंपनी में मिले, इट डजंट मैटर, तुम्हें इंटर्नशिप मिलती है। एंड आफ्टर दैट इंटर्नशिप तुम कंपनी में, उसी कंपनी में सेटल अप हो जाते हो, या फिर तुम दूसरी कंपनी में जाते हो। बट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा। वैसे जहाँ तक सैलरी की बात है, यहाँ पर अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अनुभव है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, और डिपेंड करता है कि कौन सा शहर में हो, कितना सस्ता या महंगा शहर है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी यहाँ पर एवरेज सैलरी जो है वो $60,000 से लेकर $95,000 के बीच में हो सकती है 1 साल का अमेरिकन डॉलर्स में। हालांकि जैसे मैंने बताया, डिपेंड करता है कि अनुभव कितना है, कौन से शहर में हो, और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। मैं सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आशीष के पास इतनी कहानियाँ, जैसे हर एक आम व्यक्ति की कहानी होती है, और मुझे लगता है हर कहानी का जो भी अपना एक लेयर होता है, अपना एक संघर्ष होता है। मैं खुद बहुत इंस्पायर हुआ हूँ इंटरव्यू करते करते ही, और वही जो इंस्पिरेशन की मतलब जो जज्बात होते हैं उनको आप लोगों के साथ जोड़ना ज़रूरी होगा, ताकि आशीष जो है या मैं जो हूँ या कोई भी जो हम यहाँ हैं, हम अलग नहीं हैं। कैसे आशीष? हम सब वही लोग हैं, वही सड़क से निकल के पहुँचे हैं यहाँ तक। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी वो करने की कोशिश करें। होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, कोशिश करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 उसमें करूं, एक 7-8 मिनट का जो भी है, ताकि आप इसे जुड़ सको, देख सको।
मुझे पता है जो भी व्यस्तता में इतने सारे कचड़ा भारे पड़े रहते हैं, और अमीर लोगों का तो मतलब जो भी है एनीवे हम उसका अलग से बात करेंगे। और एक जो सही में इंटरेस्टेड हो उसके लिए इस फुल वीडियो को मैं वो करूँगा बिना एडिट किए हुए, ताकि मुझे लगता है हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप अपने करियर में, लाइफ में, जीवन में अपने लिए, अपने समाज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई कहानी और नई संघर्षों के साथ। क्या कहोगे किसी को कि भाई जो देख रहा है, जो लाइक तुम खुद एक छोटा आशीष है जो मराठी मीडियम में पढ़ रहा है या कोई सा भी मीडियम में, पंजाबी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, अंग्रेज़ी नहीं आता है उसको और देख रहा है इस वीडियो को तुमको बात करते हुए, तुम अपने ही रूप को क्या बोलोगे? मतलब क्या मैसेज होगा या कुछ भी ऐसे ही? मैं अगर अपने छोटे इसको अगर सजेशन देना चाहूँगा मुझे खुद को ही, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि डर मत, सोच मत और बस कूद जा। हाँ, जो होगा देख लेंगे, बिल्कुल कूद जा। क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने टाइम इसीलिए वेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत डरता था हाँ, कि ये होगा, पैसा नहीं होगा, मेरी कंपनी में से जॉब छोड़ दूंगा तो फिर दूसरा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, हर बार कोई ना कोई डर ही आके पता तंग करता था। हाँ, कल तेरे को जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, और तुम्हारे जो सवाल है वो सारे डर के वजह से ही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि डरना नहीं, रिस्क एवरीथिंग, फियर नथिंग। हाँ, ठीक है, सीधा कूद जाओ और हाँ, हाथ पाँव मारना शुरू कर दो, तुम्हें खुद ब खुद लोग मिलते जाएंगे, बिल्कुल, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। बाकी ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी और सवाल हो सकता है कि हमने कुछ मिस कर दिया हो। हाँ, प्लीज़ आपके पास कुछ भी सवाल हो, मेरा ईमेल, इंस्टाग्राम, फलाना ठिकाना जो भी है वो सब वीडियो में रहता है, आप हमें कर देना मैसेज। और टाइम निकाल के, तुरंत नहीं तो फिर ज़रूर टाइम निकाल के हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों से जुड़ सके। जो भी कर सकते हैं अपने स्तर पर वो हम करने की कोशिश करेंगे। और यही मुझे लगता है कि हम सबकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने समाज के प्रति, कि ये जो गिविंग बैक टू द कम्युनिटी का जो आइडिया है वो तभी आगे बढ़ सकता है जब हम अपने अलावा बाकी सब लोगों के बारे में सोचें। एनीवे, तो बात आगे करते रहेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया, जोहार, जय भीम।